जय हिंद। प्रैक्टिस सेट का प्रारंभ हो गया है। अब ये जो प्रैक्टिस सेट है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, अब इसमें यूपीएससी क्या दीजिए, आप पीसीएस का दीजिए, बीपीएससी दीजिए, एसएससी दीजिए, उत्तर प्रदेश पुलिस दीजिए, ठीक है, एंड अदर कोई भी कम्पिटिटिव क्लास हो जो जीएस से संबंधित होगा, आप उसका एग्जाम दीजिए। आप उसमें इसको जो है आप सॉल्व करके आप उस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, आज देखिए पहला दिन है प्रैक्टिस सेट का। धीरे धीरे हम सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, करंट अफेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन जो है उसको भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो कोई भी चीज होता है तो थोड़ा धीरे धीरे होता है। तो आज पहला दिन है प्रैक्टिस सेट का और पहला प्रैक्टिस सेट है मेरा। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेट है जो जीएस है, सिर्फ इतना ध्यान दीजिएगा, सिर्फ जीएस है, जनरल स्टडीज। ठीक, इसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉलिटिक होंगे, जियोग्राफी के हो सकते हैं। ठीक है, यही सब क्वेश्चन इसमें होगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनका वोट कहलाता है। अब लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो वोटिंग करते हैं। ठीक, अब कब करते हैं ये मालूम होना चाहिए आपको कि वो वोटिंग कब कर रहे हैं। जैसे जो लोकसभा के सदस्य हैं वो लोग वोटिंग करते हैं जब कोई विधेयक पारित होता है, तब उस पर वोटिंग करते हैं। लोकसभा के भी सदस्य करते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी वोटिंग करते हैं। तो क्या लोकसभा के अध्यक्ष भी उसी समय वोटिंग करते हैं जिस समय लोकसभा के सदस्य वोटिंग कर रहे होते हैं? ये चीज आपको जानना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यही नहीं जानेंगे, क्योंकि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो भी तो लोकसभा के सदस्य हैं। लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। अब उसमें उनका चुनाव होता है तो वो चुन के जाते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष हो जाते हैं। अब जब लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य ही हैं तो लोकसभा का जो सदस्य है वो जब वोटिंग कर रहा है तो क्या लोकसभा के अध्यक्ष जब सदस्य हैं तो अध्यक्ष के रूप में क्या वो एक सदस्य के तौर पर वोटिंग नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो यही ये पूछ रहा है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनका वोट क्या कहलाता है। ठीक है, तो उनका वोट कहलाता है कास्टिंग वोट। ठीक है, इसे हम लोग हिंदी में निर्णायक मत भी कहते हैं। कौन सा मत? निर्णायक मत। इसे हम लोग निर्णायक मत कहते हैं। अब इस निर्णायक मत से आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी भी चीज पे निर्णय, यानी जब कभी भी 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोग हैं, चाहे 7 लोग हैं, चाहे 6 लोग हैं, अब जब 5 से 7 लोग हैं तो कभी किसी बात पे फैसला होता है और बात फंस जाती है और लोग बराबर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे 5 लोग हैं, 5 में 2 लोग एक साइड हैं, 2 लोग एक साइड हैं। ठीक है, अब बचा एक ठो। अब वो जो एक है जिस साइड जाएगा फैसला उसी साइड जाएगा। ठीक है, उसी तरह हमारे लोकसभा में जब कोई विधेयक पारित होता है तो कभी कभी क्या होता है कि जो सदस्य होते हैं, आधे सदस्य एक तरफ चले जाते हैं, आधे सदस्य एक तरफ वोटिंग कर देते हैं। यानी वोटिंग करने का जो तरीका है, आधे सदस्य एक तरफ वोटिंग कर देंगे, आधे सदस्य एक तरफ वोटिंग कर देंगे, तो वो हो जाता है बराबरी। जब वो हो जाता है बराबरी तो बचते हैं फिर लोकसभा के अध्यक्ष, वो भी लोकसभा के सदस्य ही हैं, तो वो बचते हैं, वो देते हैं आपका निर्णायक मत। तो उसी को ये पूछ रहा है कि लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहते हैं। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसका वोट क्या, जो वोट देता है उसे क्या कहते हैं, तो आप कहते हैं उसे कास्टिंग वोट या निर्णायक मत कहा जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हर बार, जैसे लोकसभा के सदस्य वोटिंग करते हैं किसी भी विधेयक पे, हर बार वो वोटिंग नहीं करता है। ठीक है, जब तक वो वोटिंग बराबर में ना हो जाए, पक्ष और विपक्ष बराबर ना हो जाए, तब तक ये लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ये वोटिंग नहीं करेंगे। जब पक्ष और विपक्ष बराबर वोटिंग करेंगे, यानी अगर 50 वोट इधर पड़ा और 50 वोट इधर पड़ा, ठीक है, 50 वोट इस साइड 50 वोट उस साइड पड़ा, तब जाके बराबरी हो गया, तब जाके ये जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं ये वोटिंग करेंगे। यही जो वोट कर रहे हैं यही कहला रहा आपका कास्टिंग वोट। समझ में आया ये चीज क्या कहलाता है? ये कास्टिंग वोट। कभी कभी इसे निर्णायक मत भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन पूछना आयोग का काम है। अब आयोग पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि कास्टिंग वोट दे दे या निर्णायक मत दे दे। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, निर्णायक मत या कास्टिंग वोट। ठीक है, अब दूसरा इसमें दे रहा है, जो दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका ये सही है। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि प्रत्यक्ष मतदान।
प्रत्यक्ष मतदान होता क्या है, जैसे जो चीजें सामने हो रही हैं वो प्रत्यक्ष मतदान होता है, ठीक है, और जो चीजें सामने नहीं होती हैं वो अप्रत्यक्ष होता है। यानी हमारे यहाँ जो लोकसभा का चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। किस तरीके से होता है? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। जो हमारे यहाँ स्थानीय चुनाव होते हैं वो प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होते हैं। जबकि वहीं पे हमारे देश के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है, ठीक है, समझ आ रहा है? तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान समझ में आया, ठीक है। और ये जो ध्वनि मतदान आपको दिखाई दे रहा है, ये ध्वनि मतदान हमारी संसद में जब कभी भी कोई विधेयक पारित होता है, ठीक है, जब कभी भी कोई विधेयक पारित होता है तो उसे ध्वनि मत से भी पारित करा लिया जाता है। ध्वनि मत का मतलब है कि लोकसभा के अध्यक्ष पूछेंगे, सुना हो लोग, हाई चीज पे तू लोग सहमत बड़ा कि ना, तो सब कह दी हाँ 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 हाँ, तो हो जाएगा। मतलब लोकसभा के अध्यक्ष पूछेंगे कि क्या आप लोग इस विधेयक से सहमत हैं, तो सभी लोगों ने बोल दिया, यानी सभी लोगों का मतलब कि 50% से ज्यादा लोगों ने हाँ कर दिया, वो चीज जो है ध्वनि मत से पारित हो जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग ध्वनि मतदान। समझ आया चीज? पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे पे आइए। दूसरा क्या कर रहा है? दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका है? निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका है? द्विसदन का मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ संसद है, ठीक, हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, हमारे संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन हैं। जबकि हमारे यहाँ जो राज्य हैं, राज्यों में भी विधानसभाएं हैं। यानी जिस तरीके से यहाँ संसद काम करती है हमारे देश के लिए, जिस तरीके से संसद हमारी काम करती है हमारे पूरे देश के लिए, उसी तरीके से हमारी विधायिका भी काम करती है। हमारी विधायिका भी काम करती है उस राज्य के लिए। किसके लिए? उस राज्य के लिए काम करती है, ठीक है। तो इसी संसद के ही तौर पे हमारे राज्यों में विधानसभाएं गठित की गई हैं। लेकिन हमारे संसद में 2 सदन हैं, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है। लेकिन हमारे राज्यों में चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, राजस्थान हो, ये कई ऐसे राज्य हैं जहां पे जो सदस्य हैं, ये जो द्विसदन है, ठीक है, ये बहुत जगह है जो द्विसदन नहीं है, ठीक है। तो इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदन विधायिका नहीं है? यानी ऐसे इस चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे हमारे लोकसभा और राज्यसभा जैसा 2 सदन नहीं है? समझ आ रहा है चीज? यानी हमारे विधानसभा में सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। ऐसे में इसमें से कौन राज्य है जिसमें विधान परिषद नहीं है? ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि विधानसभा जो है राज्यों के लिए नियम बनाती है, हमारी जो संसद है हमारे पूरे देश के लिए नियम बनाती है। ठीक है, समझ आ रहा है चीज? जो विधानसभा है हमारे राज्य के लिए नियम बनाती है और जो हमारी संसद है हमारे देश के लिए नियम बनाती है। तो इसमें से जो पूछ रहा है कि इसमें से किस राज्य के पास द्विसदन विधायिका नहीं है, तो इसमें आप कौन सा बताएंगे? तो आप बता देंगे एमपी। मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश, इस समय एमपी के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में द्विसदन विधायिका नहीं है, यानी यहाँ पे एकल सदन है, यानी यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है। क्या है? यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। जबकि पूरे भारत में 6 राज्यों में, पूरे भारत में 6 राज्यों में विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों में। कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में। विधानसभा के साथ कौन है? विधान परिषद भी है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही है कि एमपी में जो है विधान परिषद नहीं है, एमपी में सिर्फ विधानसभा है। अब आपको देखना है कि विधानसभा जो है और विधान परिषद जो है, ये दोनों
किस किस राज्य में है, तो आपको एमपी के अलावा ये जो तीनों ऑप्शन दिख रहे हैं, तेलंगाना, बिहार और यूपी, इन तीनों में है। तेलंगाना, बिहार और यूपी, इन तीनों में है। बाकी चौथा जो है, चौथा है आपके महाराष्ट्र में, पांचवा है आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है, छठवां है कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में। यानी हमारे भारत के 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, जबकि बाकी अन्य राज्यों में सिर्फ क्या है, विधानसभाएं हैं, ठीक है, सिर्फ क्या है, विधानसभाएं हैं, ठीक। अब जब विधानसभा है तो जिस तरीके से संसद में लोकसभा का भी चुनाव चल रहा है 2024 का, अब लोकसभा का जब चुनाव होगा तो उसमें से चुने जाएंगे प्रधानमंत्री, क्या होंगे, उसमें से चुने जाएंगे प्रधानमंत्री। अब ये लोकसभा के जो सदस्य हैं ये लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री को। हमारे यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, हमारे यहाँ चुनाव होता है लोकसभा का। लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें जो बहुमत पाता है 272, वो जो है अपने मन से चाहे तो वो लोकसभा से भी प्रधानमंत्री को चुन ले और चाहे तो राज्यसभा से, ठीक है। उसी तरह यहाँ भी है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री के लिए चुनाव नहीं होता है, हमारे यहाँ विधायकों का चुनाव होता है। जो राज्यों में विधानसभा का चुनाव होता है वहां पे होता है विधायकों का चुनाव। वो विधायक दल के नेता जो चुने जाते हैं वही चुन के उसमें से मुख्यमंत्री बनते हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ कभी भी मुख्यमंत्री का चुनाव और प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। समझ में आया चीज, आ गया समझ में, ठीक है। कितने राज्यों में हमारी विधान परिषद है, यानी हमारा कितने ऐसे राज्य हैं जो द्विसदनीय है, तो आपको बताना होगा उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक है। यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है। आगे ये देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नान घर निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस नगर में पाया गया है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है, अब सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, आज जिस नदी का आप नाम सुनते होंगे सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी ये निकलती है आपके जो तिब्बत का पठार है, ठीक है, तिब्बत का पठार जो चाइना में इस समय वर्तमान में तिब्बत है, वहां से सिंधु नदी निकलती है। इसी नदी के नाम पे ये सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी है, ठीक है। इसी के नाम पे जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो बृहद स्नानागार इस सिंधु सभ्यता के खुदाई के तहत मिला था, ये जो बृहद स्नानागार है ये किसमें मिला है, तो ये मिला है मोहनजोदड़ो में। किसमें मिला है, मोहनजोदड़ो में, ठीक है। अब इस पे एक मूवी बनी है, जिसके हीरो हैं ऋतिक रोशन, ठीक है। ये जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, इसमें जो स्नानागार मिला है इसकी लगभग लंबाई 13 मीटर है, ठीक है, जबकि चौड़ाई लगभग 7 मीटर 7.2 मीटर है। कितना है, 7.2 मीटर। और जो इसकी गहराई है वो लगभग कितनी है, जो इसकी गहराई है 2.2 मीटर है, ठीक है। लगभग कर रहे हैं, एक्चुअल डाटा हम नहीं दे रहे हैं, एक्चुअल नहीं है, ठीक है। ये लगभग 2.2 मीटर इसकी गहराई है, 13 मीटर लगभग चौड़ाई है, लंबाई है, और 7 मीटर लगभग इसकी चौड़ाई है। लंबाई 13 मीटर है, 7 मीटर चौड़ाई है और 2.2 मीटर इसकी गहराई है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कहाँ स्थित है ये मोहनजोदड़ो, ये जो है पाकिस्तान में है। कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज, समझ में आ रहा है कि नहीं, कहाँ पे है, पाकिस्तान में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के तहत ये मिला है, ठीक। अब दूसरा देखिए, आपको मिलेगा लोथल, ठीक है। लोथल, ये जो लोथल है, ये लोथल है आपका गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता के समय ये एक बंदरगाह हुआ करता था। क्या हुआ करता था, बंदरगाह, ठीक है। लोथल बंदरगाह है। तो कभी आपसे पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता के तहत जो लोथल का बंदरगाह मिला था वो वर्तमान समय में कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे, गुजरात में है। कहाँ बताएंगे, गुजरात में, ठीक है। कहाँ बताएंगे, गुजरात में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये लोथल क्या था, एक बंदरगाह था, ठीक है। ये देखिए कालीबंगा कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है,
तो कालीबंगा है आपका राजस्थान में, राजस्थान में ये हनुमानगढ़ के पास है, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के पास है, ठीक है। ये जो कालीबंगा है ये हनुमानगढ़ के पास है। ये जो है चूड़ियों के लिए, चूड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है ये? चूड़ियों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए ये प्रसिद्ध है। कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ियों के लिए। देखिए ये सब पुरातात्विक स्थल हैं, बहुत पुराने हैं, ये सब खंडर टाइप के हो चुके हैं, लेकिन आप वहां पे जाएंगे देखेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे आप सारनाथ चले जाइए, सारनाथ इतना विश्व प्रसिद्ध है, इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ पे तो महात्मा गौतम बुद्ध ने जो है 5 अपने शिष्यों को ज्ञान दिया, ठीक है। लेकिन आप चले जाइए सारनाथ तो पूरा खंडहर टाइप का लगता है, ठीक है। समझा रहा है चीज। खैर अब जो है डेवलपमेंट सारनाथ का किया जा रहा है, क्योंकि ये जो टूरिज्म है और विश्व प्रसिद्ध है महात्मा बुद्ध जी, ठीक है। तो उसके लिए सारनाथ का डेवलपमेंट किया जा रहा है, ठीक। तो ये जो कालीबंगा है यहाँ से जो है चूड़ियां प्रसिद्ध है, चूड़ियां मिली है, ठीक है कहाँ? फिलहाल वर्तमान में ये राजस्थान में है। कहाँ पे है ये? राजस्थान में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? क्या बोल रहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? अब तक्षशिला सबसे पहले क्या है? तक्षशिला लगभग 427 ईस्वी पूर्व, ठीक है, 427 ईस्वी पूर्व बनाया गया यह विश्वविद्यालय था, ठीक है। तक्षशिला 427 ईस्वी पूर्व बनाया गया विश्वविद्यालय था, जिसमें पढ़े थे जो है चाणक्य, ठीक है, जिसमें चाणक्य जिनका नाम कौटिल्य भी रहा है, ठीक है, ठीक, कौटिल्य भी रहा है, ठीक है। ये तक्षशिला में ही पढ़े थे, ठीक, तक्षशिला में ही पढ़े थे। यहीं से पढ़ने के बाद उन्होंने शिक्षा लिया और शिक्षा लेने के बाद चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का शासक बनाया, ठीक है, मौर्य वंश का शासक बनाया, ठीक है। किसका शासक बनाया? मौर्य वंश का शासक किसको बनाए? वो चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है। अब देखिए पूछ क्या रहा है आपसे, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो वह स्थित है पाकिस्तान में। कहां पे स्थित है? पाकिस्तान में। जानते हैं ये जो तक्षशिला है, तक्षशिला विश्व का पहली यूनिवर्सिटी है, विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पहली विश्वविद्यालय है। समझा रहा है? यानी जब पूरे विश्व में कहीं विश्वविद्यालय, आज आप जिस तरीके से विश्वविद्यालयों का नाम सुनते हैं, ये विश्वविद्यालय तो पूर्वांचल विभाग, तो काशी विद्यापीठ, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AU, JNU, ठीक है, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, ये जो आप नाम सुनते हैं यूनिवर्सिटियों का, ये भी तो विश्वविद्यालय है, ठीक है। लेकिन उस समय, ठीक है, उस समय जो विश्वविद्यालय थे, यानी जब तक्षशिला विश्वविद्यालय 427 ईस्वी पूर्व खुला था, तो उस समय पूरे विश्व में कहीं विद्यालय नहीं था। आप सोचिए कि भारत उस समय शिक्षित हो रहा था, और आज का समय देख लीजिए कि भारत किस दिशा में जा रहा है। उस समय 427 ईस्वी पूर्व में जब पाकिस्तान भारत का भाग हुआ करता था, भारत तो खैर पूरे अफगानिस्तान वगैरह तक था, ठीक है, उस समय जब भारत वहां तक हुआ करता था, तो हमारे यहाँ तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जहां पे जापान, चीन, बड़े बड़े जो राज्य हैं, देश हैं, जो वहां के लोग आके हमारे तक्षशिला विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। और जो है इसके बाद जो नालंदा विश्वविद्यालय था, वहां भी लोग आके पढ़ते थे। आप सोचिए कि तक्षशिला विश्वविद्यालय उस समय हमारे यहाँ के लोगों को ज्ञान दे रहा था और आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था कर रहा था। और आज देख लीजिए, आज हमारे भारत की स्थिति ये हो गई है कि इस समय हमारे देश की मीडिया पूरी बिक गई है, लगता है उसको कुछ सूझ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है कहाँ पे है? पाकिस्तान में है, ठीक है। विश्व की पहली यूनिवर्सिटी है। कौन सी यूनिवर्सिटी है? अगर आपसे पूछ दे पहले कि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, ठीक है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो क्या बताएंगे आप? तक्षशिला है, ठीक है।
आपसे पूछ दे कि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है नालंदा। नालंदा, ठीक है, नालंदा बिहार राज्य में है। बिहार राज्य में देखिए नालंदा जिला है, नालंदा जिला है जिसका नाम इसी जो है विश्वविद्यालय के नाम पे पड़ा है। इसी विश्वविद्यालय के नाम पे, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम पे ही ये जो है नालंदा उस जिले का नाम पड़ा है। ठीक है, इसे जो है बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण समझकर, बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण संस्थान समझकर, ठीक है, बौद्ध धर्म संस्थान समझकर बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने क्या किया, इसे जला दिया। किसने जला दिया इसको? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय है, विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय है जो विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विश्व का पहला आवासीय विद्यालय है, आवासीय विश्वविद्यालय। ठीक है, विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय। आपसे बोल दे कि बताइए कि विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आप बताएंगे नालंदा विश्वविद्यालय। जबकि विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला। आवासीय का मतलब ये होता है कि जहां पे आप आवास कर सके, रह के पढ़ सके, वो था आवासीय विश्वविद्यालय। तो नालंदा जो है विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है, जबकि विश्व का दूसरा विश्वविद्यालय नालंदा है। ये चीज दोनों में अंतर रखिएगा। ठीक है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन है? तक्षशिला। तक्षशिला कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है, रावलपिंडी के पास। रावलपिंडी से लगभग 18 किलोमीटर दूर है, तो लगभग रावलपिंडी में ही आता है। ठीक है, समझाया गया ये चीज। ठीक है, कहाँ पे स्थित है इस समय? वो पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। आपको दिख रहा होगा बांग्लादेश, बांग्लादेश दिख रहा होगा। ठीक है, बांग्लादेश पहले भारत का भाग हुआ करता था, बांग्लादेश पहले भारत का भाग हुआ करता था। ठीक है, लेकिन 1947 में ये जो है 1947 में मुस्लिम विभाजन के आधार पे ये हो गया था पूर्वी पाकिस्तान। क्या था? ये हो गया था पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन देश की महान प्रधानमंत्री आज जो वर्तमान में हमारे मोदी जी, आपको लगता है कि हमारे देश की प्रधानमंत्री अगर कोई सबसे ज्यादा हार्ड हुआ है तो हमारे देश की प्रधानमंत्री महान लेडी थी, इंदिरा गांधी हुई है। ठीक है, आज मोदी जी भलाऊ कितना कह लें कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करा ले, ये करा ले, वो करा ले, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं है। वो महिला सर्जिकल स्ट्राइक सीधे सीधे कहती थी कि हम इस भाग को अलग कर रहे हैं। स्ट्राइक मीन्स क्या होता है? हटाइए ये सब छोटे मोटे चीजें हम मानते नहीं है। हम जब भी लेंगे तो बड़ा लेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, वो महिला है, जब कह दी तो करेगी ही। ठीक है, तो 1971 में क्या हुआ कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, 1947 में तो ये तो पूर्वी पाकिस्तान बना था, लेकिन 1971 में ये बन गया बांग्लादेश। ठीक है, ये बन गया बांग्लादेश। ठीक है, समझा रहा है? बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। इसकी मुद्रा क्या है? टका है। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? टका है। ठीक, ये पूर्वी पाकिस्तान था, 1971 में क्या बना? ये बांग्लादेश बना। वर्तमान में इसकी प्रधानमंत्री कौन है? तो कहेंगे आप शेख हसीना। क्या है? कौन है? शेख हसीना। ठीक है, अभी हमारे इंडिया को लेके बांग्लादेश में इंडिया आउट फ्रॉम बांग्लादेश, ये जो है नारा चल रहा है, कहाँ पे? बांग्लादेश में चल रहा है। ठीक है, तो वहां के जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनका कहना यह है कि अगर तुम लोग कह रहे हो कि इंडिया आउट फ्रॉम बांग्लादेश, तो तुम लोग जो वहां के कपड़े, इंडिया के कपड़े निकाल के फेंक दो, वहां के कपड़े मत पहनो। बात भी सही है। किस बेस पे, क्या आधार है तुम्हारा कि तुम लोग ये कह रहे हो कि इंडिया आउट फ्रॉम बांग्लादेश? ठीक है, भूल गए 1971 का, जब शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया था? याद नहीं है वो दिन आप लोगों को? जब 1971 में देश के हमारे प्रधानमंत्री जो महिला थी इंदिरा गांधी, तुम लोगों को बचाने के लिए, ठीक है, हम लोगों ने लड़ाई लिया अमेरिका से, और अमेरिका ने हमारे लिए 7वां बेड़ा भेज दिया, और तुम लोग जो है आज कह रहे हो कि इंडिया आउट फ्रॉम बांग्लादेश। हाँ, क्या अजीब लोग हो तुम लोग, सोचो। ठीक है, कभी हम तुम्हारे लिए लड़े, जान दिए अपना। हम चाहते तो 1971 में तुम्हें अपने में मिला सकते थे,
लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम के हैं, लेकिन तुम लोग जो अजीब तजीब बातें कर रहे हो, अरे कुछ तो सोचो तुम लोग। ठीक है, तो जो बांग्लादेश है वर्तमान में उसके प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। ठीक है, नेपाल, ठीक है, ये जो नेपाल है ये भी हमारा पड़ोसी देश है। ठीक है, यहाँ पे आंख वगैरह का इलाज जो होता है, लोग कहते नहीं आंख वगैरह का जो इलाज है बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा क्या होता है, अमेरिका के डॉक्टर पहले आए थे तो यहाँ पे रह रहे थे, उन्होंने आंख बनाना स्टार्ट किया था, तो उसी को देखते 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 ये सब भी बना ले गए थे। ठीक है, समझा रहा है चीज? तो ये है हमारा पड़ोसी देश है। ठीक, ये है नेपाल। ठीक है, इससे भी हमारा विवाद चल रहा है। इसी के कुछ दिन प्रधानमंत्री थे केपी शर्मा ओली, वो कह रहे थे कि ना, जो काली नदी है उसका जो दूसरा वाला भाग है, हमारा भाग वहां तक है, जैसे काली नदी के दो भाग आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से हमारा जो है, हम लोग यहाँ तक अपना देखते हैं, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री थे ये कह रहे हैं कि यहाँ तक हमारा है। तुम कैसे बात कर रहे हो यार, अजीब टाइप की बात कर रहे हो। चाइना से मिलने के बाद सबका दिमाग घूम जाता है क्या? समझा में नहीं आता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, समझ आया? तक्षशिला कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? ठीक है, अब हल्दी घाटी है कहाँ? ठीक है, हल्दी घाटी राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, ये है हनुमानगढ़ के पास, हनुमानगढ़ के पास, पीलागढ़ में, पीलागढ़ के पास है। ठीक है, हनुमानगढ़ के पास, ये पीलागढ़ के पास है। ये जो है हल्दी जो घाटी है, इसे हल्दी घाटी क्यों कहते हैं? ये जो हल्दी घाटी है ना, ये अरावली पर्वत जो श्रेणियां हैं, अरावली पर्वत श्रेणियां, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, इसी में, इसी के कटे छटे भाग दरार हैं। ठीक है, पर्वतों के उठे उठे भाग दरार हैं। ठीक है, तो वो जो दरार है, वो जो वहां की मिट्टी है वो पीली है, यानी हल्दी टाइप की लगती है। कैसी लगती है? वो हल्दी टाइप की लगती है। ठीक है, जब हल्दी टाइप की लगती है तो उस समय इसे हम लोग कहने लगे हल्दी घाटी। ठीक है, हल्दी घाटी। ठीक, तो हल्दी घाटी कहाँ है वर्तमान में? राजस्थान में है। ठीक है, हल्दी घाटी कहाँ है? राजस्थान में है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? राजस्थान में। ठीक है, किसके किसके बीच? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ठीक है, बहुत ही एक ऐसा शहंशाह हुआ, एक ऐसा शहंशाह अकबर हुआ कि जिसने राजपूतों को ना चाहते हुए भी, ऐसा नहीं था कि ये राजपूतों को नहीं मानता था, लेकिन जब इसकी लड़ाई राजपूतों से होने लगी तो ये सबको मतलब ऐसा बोलता था कि नहीं, अगर कोई राजपूत राजा बनना चाहता था तो उसको कह देता था कि नहीं, आप जो है लड़ाई करिए, लड़ाई करके आप जो है राजा वाला भार संभाल लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके का राजा था अकबर। ठीक है, इसका जो सेनापति था मान सिंह। ठीक है, सोचिए कि ये किस तरीके से लोग कहते हैं कि जो अकबर था, चाहे जो मुगल शासक थे, वो हमारे यहाँ के हिंदू विरोधी थे, जबकि ये इसके जो सेनापति है खुद मान सिंह है, और लोग कहते हैं कि नहीं, वो सब हिंदू विरोधी थे। ठीक है, तो हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ठीक है, समझ में आया? किसके किसके बीच लड़ा गया था? अकबर तथा महाराणा प्रताप के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ठीक है, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ठीक है, ये जो गौतम बुद्ध हैं, लाइट ऑफ एशिया, ठीक है, इनको लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है।
किसके नाम से? लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, ये जो गौतम बुद्ध हैं इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? नेपाल में, नेपाल के तराई वाले भाग में, नेपाल के तराई वाले भाग में लुम्बिनी पड़ता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? नेपाल के तराई वाले भाग में लुम्बिनी पड़ता है। ठीक है, लगभग 29 से 30 साल की उम्र में शादी होने के बाद ये जो है अपना घर छोड़ दिए। अपना घर, शादी होने के बाद इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। इनका पुत्र था एक राहुल। ठीक है, राहुल था। ठीक, तो शादी होने के बाद इन्होंने अपने पुत्र को छोड़ के वैराग्य हो गए। ठीक है, क्या हो गए? ये वैराग्य हो गए। ठीक, तो पैदा कहाँ हुए थे? लुम्बिनी में, नेपाल के तराई क्षेत्र में। ठीक है, इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है इन्होंने जो ज्ञान की प्राप्ति की ये बोध गया में प्राप्त किए। कहाँ पे? बोध गया में। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन इनको सब कुछ पूर्णिमा के दिन ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, इनको सब कुछ किस दिन प्राप्त हुआ है? पूर्णिमा के दिन ही। बोध गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बोध गया में हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पे। ठीक है, निरंजना नदी के तट पे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के तट पे? निरंजना नदी के तट पे इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक, समझ में आया ये चीज? अब देखिए, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्त होने के बाद इन्होंने अपना प्रथम उपदेश वाराणसी के सारनाथ में दिया था। उस समय उसे ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता था। ऋषि पत्तन के नाम से जाना जाता था। उनके जो थे 5 शिष्य थे। 5 शिष्य। आप अगर सारनाथ में जाएंगे तो वहां पे इनके 5 शिष्य हैं। जाएंगे तो वहां पे आप देखेंगे ये ऐसे हाथ करके ऐसे किए हैं। ठीक है, हाथ करके ऐसे किए रहेंगे। आप जाएंगे तो इनके 5 शिष्य बैठे रहेंगे और ये ज्ञान दे रहे हैं। तो ये जो इन्होंने पहला अपना उद्देश्य कहाँ दिया था? वाराणसी के सारनाथ में, जिससे हम लोग पहले ऋषि पत्तन के नाम से जानते थे। ठीक है, या इसे मृगदाब वन, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता था, मृगदाब वन। ठीक है, तो जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में, निरंजना नदी के तट पे। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, वाराणसी के सारनाथ में, जिसे हम लोग ऋषि पत्तन के नाम से जानते हैं। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर। ठीक है, कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में इन्होंने अपना सर्वाधिक उपदेश दिया है। ठीक है, और महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है इनकी जब मृत्यु हो गई उसे हम लोग महापरिनिर्वाण करते हैं। तो इन्होंने कहाँ लिया था उसको? कुशीनगर में। कहाँ लिया था? कुशीनगर में। ठीक है, इन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल, पॉलिटी का क्वेश्चन है। शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? ठीक है, शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? अब आपको सबसे पहले जानना है कि शून्यकाल, प्रश्नकाल, ठीक है, ये सब होते क्या हैं? ठीक है, शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? तो ये शुरू होता है आपका 12 बजे। कितने बजे शुरू होता है? 12 बजे। कितने बजे शुरू होता है ये? 12 बजे से। कब तक चलता है? 1 बजे तक। ठीक है, 1 बजे तक ये चलता है। ठीक है, अब देखिए हमारे यहाँ होता है प्रश्नकाल। ठीक है, हमारे यहाँ होता है शून्यकाल। ठीक है, हमारे यहाँ होता है शून्यकाल, भोजनावकाश। ठीक है, फिर विधायी प्रक्रिया। क्या होता है? विधायी प्रक्रिया। ठीक है, ये जो प्रश्नकाल है ये चलता है 11 बजे से।
11 AM से ये चलेगा 12 PM तक। ठीक, 11 AM से 12 PM तक ये चलता है। शून्यकाल 12:0 PM से, ठीक है, 1 PM तक। ठीक, 12 बजे से लेके 1 PM तक ये आपका शून्यकाल चलता है। ठीक है, 1 PM से लेके 2 PM तक भोजनावकाश रहता है। बाकी 2 बजे से लेके 6 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही चलती है। ठीक है, और 2 बजे से 5 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक, ठीक है, 2 PM से 5 PM तक राज्यसभा की कार्यवाही चलती है। ये चीज ध्यान रखिएगा जब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि लोकसभा की कार्यवाही कब से कब तक चलती है, तो चलती है 2 से 5 PM, जबकि राज्यसभा की कार्यवाही 2 से 5 चलती है, जबकि लोकसभा की जो कार्यवाही है वो चलती है 2 बजे से लेके 6 बजे तक। ठीक है, 2 बजे से लेके 6 बजे तक चलती है। अब देखिए, आपको देखना ये है कि ये प्रश्नकाल है क्या। इसने पूछा है कि शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है, तो शुरू तो होता है 12 बजे। ठीक है, इसे हमारा यहाँ की ये जो नियम दिया, नाम दिया है ना, हमारे यहाँ की मीडिया ने दिया है, वही मीडिया जिसका स्थान वर्तमान में 161वां है, जो हमारे देश के लोकतंत्र के खिलाफ, पता नहीं इसको क्या हुआ है कि लोकतंत्र की आवाज उठाने के लिए ये किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है। ये जो है पता नहीं किस हद तक गिरने के तैयार है, कुछ भी अता पता नहीं है। ठीक है, तो हमारे यहाँ शून्यकाल कितने में शुरू होता है, 12 बजे। अब प्रश्नकाल आप देखते हैं, प्रश्नकाल जो होता है इसमें देखिए, जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जो हमारे संसद के सदस्य हैं वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, यानी जिसे हम लोग कहते हैं तारांकित। ठीक है, तारांकित क्वेश्चन। ठीक, दूसरा पूछते हैं अतारांकित। कौन सा? अतारांकित क्वेश्चन वो पूछते हैं। तारांकित क्वेश्चन और अतारांकित क्वेश्चन। तारांकित क्वेश्चन का मतलब है कि जब अगर आप कभी क्वेश्चन पूछेंगे तो क्वेश्चन के जो पहले है स्टार लगा देंगे। ठीक है, आप स्टार लगा देंगे तो इसका जो जवाब देना होगा जो तारांकित होता है, ठीक है, जो तारांकित होता है उसका जो जवाब है आपको मौखिक देना है, यानी ऑरली देना है, यानी आप जुबान से देंगे। यानी हम संसद में बैठे हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हम मंत्री हैं या हम देश के प्रधानमंत्री हैं और हमसे जो है विपक्ष का नेता पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ये बताइए कि मणिपुर में जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था तो आपकी जुबान से 2 शब्द क्यों नहीं निकला। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया तारांकित में। ठीक है, कि आपने आज तक उस पर 2 शब्द नहीं कहा, क्या वजह थी कि आपने उस पर 2 शब्द नहीं कहा? क्या आप चाहते थे कि हमारे देश की भी महिलाएं निर्वस्त्र होकर घुमाई जाए सबके बीच? क्या आप इसी पक्ष में थे तभी आप नहीं बोले? ठीक है, तो अब उस पर क्वेश्चन पूछा गया, अब हम उस पर जवाब देंगे कि नहीं ऐसी बात नहीं थी, हम नहीं चाहते थे कि हम अपने जुबान से ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे हमारे देश की गरिमा और छवि खराब हो। फिर तब तक उस पर जो है वो दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा। यानी तारांकित प्रश्न जो है उस पर आप अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। तारांकित प्रश्न पे आपके पास अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, यानी अगर आपने एक शब्द में बोल के जवाब दे दिया तो उनके पास जो अधिकार है दोबारा क्वेश्चन पूछ देंगे कि ये बताइए आपको किस बेस पे लगा कि इस देश की जो छवि खराब हो रही है, जबकि हमारे देश की महिलाएं तो निर्वस्त्र करके घुमा दे गई और तब आपको नहीं लगा कि हमारे देश की छवि खराब होगी, आप 2 शब्द बोल देते तो आपको देश की छवि खराब लगती। ठीक है, तो आपको जवाब फिर देना पड़ेगा, वही होता है तारांकित क्वेश्चन। ठीक है, जिसका जवाब आप मौखिक रूप से दें। ठीक है, दूसरा होता है अतारांकित, यानी जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उस पे स्टार नहीं लगा होगा। ठीक है, स्टार उस पे नहीं लगा होगा, आप वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसमें उस स्टार पे उसका जो जवाब मिलेगा आपको लिखित मिलेगा। कैसा मिलेगा? आपको लिखित मिलेगा। ठीक है, आप जो है उस पे जो है लिखित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो लिखित क्वेश्चन है आप टोटल 230 पूछ सकते हैं। कितना पूछ सकते हैं? 230। ठीक है, यानी आपको जो जवाब मिलेगा लिखित वो 230 क्वेश्चन आप एक दिन में पूछ सकते हैं। एक दिन में आप 230 क्वेश्चन अतारांकित क्वेश्चन आप जो है एक दिन में 230 पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है
कि आप जब क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आजा आप संसद में गए हैं और आजा उठ गए और कहते मोदी हम तुमसे सवाल पूछना चाहते हैं कि तुमने क्यों नहीं देश के मणिपुर की महिला वाली घटना पे तुमने बोला, हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है चीज। खैर देखिए हमने जो शब्दों का प्रयोग किया वो थोड़ा सा चयन गलत था, वो मेरी जुबान से निकल गया है। ठीक है, वो क्या फ्लो में होता है ना, वो सही नहीं था, उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं वो। ठीक है, देखिए आप जो है अतारांकित है और तारांकित है, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप संसद में गए और किसी से भी उसी दिन सवाल पूछने लगे ना, इसके लिए आपको टाइम का निर्धारण करना होगा। कम से कम आप 10 दिन पहले हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास जाएंगे, अपना कागज पे लिख के फलान फलान ढकान दिने हम जो है प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, 10 दिन पहले आप कागज पे लिख के देंगे उनको, वो उसे स्वीकार करेंगे, फिर प्रधानमंत्री जी को बताएंगे कि देखिए प्रधानमंत्री जी इस चीज पे आपसे बात पूछी जाएगी, आप अपना जवाब तैयार करके आइएगा। जो है जैसे 10 दिन का मौका मिल गया ना, तो आप जो है जवाब अपना तैयार करके आएगा और लोग पूछेंगे और आप जब ना अपना जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, यही सब पूछा जाता है क्वेश्चन आपके प्रश्न काल में। ठीक है, शून्य काल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, इस पे न कोई टाइम है न कुछ है, इसमें संसद के सदस्य बैठे रहेंगे, कोई इसमें पूछ देगा प्रधानमंत्री जी ये बताइए हमारे देश का विकास कैसे होगा, तो वो लोग कह देंगे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे और अच्छे दिन आ गए, 2 करोड़ रोजगार आएंगे, अच्छे दिन आ गए। ठीक है, तो अच्छे दिन हम लोग भी सोच रहे थे आ गए, तो आ ही गए हैं। ठीक है, 2 करोड़ रोजगार मिल गया है और लोग पकोड़े भी तल रहे हैं। ठीक है, नहीं तो कोई न्यूज एंकर किसी न्यूज एंकर वालों की हिम्मत नहीं होती कि अगर प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, खैर आज तक तो कभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू अगर अपना दिया है ये न्यूज वालों को, और वहां पे उनसे न्यूज वाला अगर ये पूछे कि ये बताइए कि हमारे देश में रोजगार कैसे पैदा होगा, तो प्रधानमंत्री मोदी जी हमारा जवाब दे कि अगर ये बताइए कि आप के जो पत्रकार का जो न्यूज एंकर का रूम है, आपके रूम के सामने अगर कोई जो है व्यक्ति ब्रेड पकौड़ा तल रहा है, तो वो अगर दिन भर में 200 रुपए कमा के जा रहा है तो वो रोजगार है कि नहीं है। तो हमारे देश के जो मीडिया के पत्रकार हैं, ठीक है, वो लोग कहते हैं हाँ वो रोजगार है, गर्दन हिलाते हैं, जबकि चाहे यूएसए हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे कनाडा हो, वहां के जो सदस्य होते हैं या वहां के जो व्यक्ति होते हैं डायरेक्ट सवाल पूछ देते हैं प्रधानमंत्री से अपने, और उनको जवाब देना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ की मीडिया ही ऐसी करती है, उसको हम लोग का कौन सा जवाब दे उसके लिए। ठीक है, तो इसमें जो है महत्वपूर्ण सवाल आप पूछ सकते हैं बिना बताए। ठीक है, बिना कहे आप डायरेक्ट उनको इन्फॉर्म करिए कि देखिए हम इनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ठीक है, ये शून्य काल में होता है, ये कब से कब चलता है, 12 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, तब तक 2 ही घंटे सब इसमें लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं, तब तक भूखे जाते हैं सब, भूखा जाएंगे सब, तब तक खाना खाएंगे 102 के बीच, फिर जो है खाना खा लेंगे, तब जब इन सबों का दिमाग काम करेगा, जाएंगे गाजर वगैरह का हलवा खा के आएंगे, काजू किशमिश बादाम खा के आते हैं सब। इनके लिए जो है एक अच्छी जो है देखिए इन सबों के लिए अलग सिस्टम कुछ बनाया गया है, अपना अपना अलग अलग काम करते हैं सब, अपने अलग अलग खाना खाएंगे, बहुत खाना खाते हैं सभी सब संसदों में, पता नहीं कौन सा ऐसा सिस्टम लाए हैं कि इतना अच्छा अच्छा खाना बनवा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये जो है भोजनावकाश जो है, भोजनावकाश इनका 1 घंटे के बाद ये जो है अपनी विधायी प्रक्रिया शुरू करते हैं, यानी इनकी जो विधायी प्रक्रिया है 2 से 6 चलती है। कब से कब चलती है, 2 से 6 इनकी विधायी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, 2 से 6 इनकी विधायी प्रक्रिया चलती है, यानी हमारे संसद में जो भी कार्य होते हैं, हमारे संसद में जो भी कार्य होते हैं, जो भी विधेयक पारित होते हैं, जो विधेयक पास होते हैं, वो कब से कब चलते हैं, 2 बजे से लेके 6 बजे तक, यानी 2 PM से लेके 6 PM तक। कब से कब तक, 2 PM से लेके 6 PM तक जो है ये जो है विधायी प्रक्रिया चलती है। ठीक है, 2 PM से लेके 6 PM तक ये विधायी प्रक्रिया हमारी चलती है। समझ में आया ये चीज, समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या कह रहा कि मानसून किस भाषा का शब्द है। ठीक है, मानसून किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो मानसून जो है, अब हमारे देश में मानसून या कहीं भी मानसून, ठीक है, देखिए एक होता है मानसून, एक होती है जलवायु। ठीक है, एक होता है मानसून, एक होता है जलवायु।
ठीक है, मानसून कभी भी बदल सकता है, ठीक है, जबकि जलवायु लगभग 30 साल बाद अपना रूप परिवर्तित करती है। कितने साल बाद? लगभग 30 साल बाद जलवायु अपना रूप परिवर्तित करती है, जबकि मानसून कभी भी बदल सकता है। आपने गाना नहीं सुना है, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे? सुना है कि नहीं सुना है? ठीक है, सुना होगा आपने। और एक तो और आपने सुना होगा कि ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। हाँ, पता नहीं उनका यार कहाँ हंस रहा है। हम तो ये सोचते हैं कि वृष्टि छाया प्रदेश में किसी दिन न हंसने लगे, वहां कैसे बारिश करा देंगे खुदा, हमको ये समझ में नहीं आता है। यहाँ हम लोग को मानसून पढ़ाने में दिक्कत हो रहा है, वो कह रहा है कि हंसो तो बारिश हो, उनके यार लगे हम कहें जाके हंसिए, ठीक है। अब खुदा इतना मेहरबान होगा उनके यार को लेके, अरे किसी का यार किसी का सगा नहीं है, इतना ध्यान रखिए। अब जिस चीज पे आप गुमान करते हैं आप लोग ना, कोई सगा नहीं है। जो आपका सगा होता है ना, वही सबसे दगाबाज आदमी होता है। जिंदगी में सबसे बड़ी चीज आप जो भूल कर रहे हैं आप लोग कि नहीं मेरा है मेरा है मेरा है अपना है ना, गलती कर रहे हैं आप लोग अपने जीवन में। आप चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई किसी का नहीं है। लॉयल्टी तो किसी में रही ही नहीं है कहीं। जो आप सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। आप अपने मेहनत करिए, पढ़िए, मौसम की तरह बदलना सबका काम है, ठीक है। लोग आपको दर्द देके चले जाएंगे मुस्कुरा के, और आप उस दर्द को सहते सहते पता न कहीं अपने गम में इतना डूब जाएंगे कि उनको आपके दर्द से कोई मतलब नहीं होगा। समझ में आ रहा है चीज? दर्द देने वाले बहुत ही जालिम होते हैं। समझ में आ रहा है चीज? उनको ये नहीं पता है कि दर्द का एहसास किसी को कैसा होगा, और वो दर्द सबको ऐसा देते हैं, ठीक है। तो उनके चक्कर में कभी मत पड़िएगा, मौसम की तरह वो बदलते रहेंगे, ये जालिम है दुनिया, ठीक। तो ये मानसून जो है कभी भी परिवर्तित हो सकती है, जबकि जलवायु जो है 30 वर्ष में बदलती है, ठीक है। जलवायु लगभग 30 वर्ष में बदलती है। यानी मान के चलिए कि आप देखते हैं कि मार्च अब शुरू हो गया धीरे धीरे, तो लगभग 20 फरवरी तक हल्का फुल्का ठंडा लग रहा था, लोग जैकेट पहन रहे थे हल्का फुल्का, 20 फरवरी तक, उससे थोड़ा सा पहले तक, ठीक है, 15 फरवरी मान लीजिए, लोग हल्का फुल्का जैकेट पहन रहे थे। लेकिन 15 फरवरी के बाद धीरे 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 गर्मी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या हो कि कुछ समय बाद, यानी 30 साल बाद 25 साल बाद क्या हो कि ये जो गर्मी है 15 जनवरी से पड़ने लगे, ठीक है। तो वो जो 15 जनवरी से गर्मी पड़ने लगेगी वही कहलाएगा जलवायु परिवर्तन, ठीक है, वो कहलाएगा जलवायु परिवर्तन, ठीक है। जबकि मानसून जो है, जो मानसून है, ये मानसून बनता है, ठीक है। जलवायु परिवर्तित होती है और मानसून बनता है, ठीक है, समझ में आया? तो मानसून जो है किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है ये जो है अरबी भाषा का शब्द है। मानसून का जो है वर्णन किसने किया है? ठीक है, मानसून का वर्णन देखिए, मानसून जो हिप्पालस नाम का एक व्यक्ति था, ठीक है, हिप्पालस नाम का व्यक्ति था, इसने खोज किया था, और मानसून का वर्णन अरस्तु ने किया है, ठीक है। मानसून का वर्णन किसने किया है? अरस्तु ने, ठीक है। किसने किया है? मानसून का वर्णन अरस्तु ने किया है, ठीक है। किसने किया है? अरस्तु ने, ठीक है। समझ आए? किस भाषा का शब्द है ये? अरबी भाषा का शब्द है। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अब देखिए, मानसून हमारे भारत में आता है, ठीक है, मानसून हमारे भारत में आता है। अब हमारे भारत में 1 जून को 1 जून को हमारे भारत में मानसून प्रवेश कर जाता है, ठीक है। 1 जून को हमारे देश में मानसून प्रवेश कर जाता है, ठीक है, और प्रवेश करता है केरला से। कहां से? केरला से, ठीक है। कहां से प्रवेश करता है? केरला से प्रवेश करता है। और जब यहां से प्रवेश करता है, ठीक है, यहां से जब ये प्रवेश करता है, ठीक, यहां से टकराते 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 पूरे भारत में लगभग 15 जुलाई तक पूरे भारत में ये फैल जाता है, ठीक है। पूरे भारत में ये 15 जुलाई तक क्या करता है? फैल जाता है, ठीक है। 15 जुलाई तक ये पूरे भारत में मानसून जो है
फैल जाता है। तो आपसे कभी पूछे कि हमारे भारत में जलवायु कहाँ से प्रवेश करती है, तो केरल से प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है? केरल से। किस तारीख से? 1 जून से। पूरे भारत में किस तारीख से फैल जाती है? 15 जुलाई से। ठीक है, समझ में आया? तो मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ठीक है, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ठीक है, सूफी संत। ठीक है, तो ये संबंधित है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सभी लोग सूफी संत ही हैं। ठीक है, ये सभी लोग सूफी संत ही हैं। ठीक है, कोई जो है अपना दिल्ली में मकबरा बनवाया है। ठीक है, तो कोई कहाँ मकबरा बनवाया है? देखिए, ये जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये जो है इनका मकबरा कहाँ है? अजमेर में है। अजमेर कहाँ है? आपका राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान में है आपका अजमेर। ठीक है, राजस्थान में है आपका अजमेर। ठीक है, भजन लाल शर्मा, भजन लाल शर्मा वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर। जयपुर कहाँ है? जयपुर है। ठीक है, कहाँ है? तो जयपुर है। ठीक है, तो अजमेर किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। आपसे भी कभी क्वेश्चन पूछे कि जो अजमेर किससे संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? मोइनुद्दीन चिश्ती से। किससे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से ये संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे पुष्कर झील है। पुष्कर झील। ठीक है, पुष्कर झील यहीं पे है। ठीक है, यहीं पे एक विष्णु जी का एकमात्र मंदिर है। ठीक, सॉरी, ब्रह्मा जी का, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है यहीं पे। ठीक है, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? इसी पुष्कर झील के पास है ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर। ठीक है, समझ आया? तो अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिए, बहुत टाइम लग रहा है, ऐसा टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, समझाने में। देखिए, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर उसे कहते हैं जहां पे कपड़ा सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, कपड़ा का सर्वाधिक जहां उत्पादन होगा उसे मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, मैनचेस्टर कहते हैं। ये जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर जगह है कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मैनचेस्टर जगह का नाम है। ठीक है, इंग्लैंड में मैनचेस्टर जगह का नाम है। वहीं पे कपड़ा जो है सर्वाधिक उत्पादन होता था। ठीक है, कपड़ा सर्वाधिक उत्पादन होता था वहीं पे। तो उसी का कंपेयर करके, तो कहीं भी अगर आपसे पूछे कि यहाँ का मैनचेस्टर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? भारत का मैनचेस्टर है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर है। यानी पूरे भारत में अगर सर्वाधिक कपड़े कहीं बनते हैं तो कहाँ बनते हैं? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद में सर्वाधिक जो है कपड़े बनते हैं, जिसे हम लोग मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। तो जापान के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो आप कहेंगे ओसाका। ओसाका। ठीक है, एक खिलाड़ी का नाम है नाओमी ओसाका, उसके नाम से नहीं समझेंगे। यहाँ पे जो है मैनचेस्टर, यानी जापान के ओसाका को हम लोग मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं। यानी जापान के ओसाका में सर्वाधिक कपड़े उत्पन्न होते हैं। जापान के पास 4 द्वीप हैं, हैकोडा, हैकोडा, होन्शु, होन्शु, क्यूशु, क्यूशु और शिकोकू। कौन है? क्यूशु और शिकोकू। ठीक है, ये 4 द्वीप इसके पास हैं। ठीक है, होंडा, हैकोडा, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू, ये 4 द्वीप इसके पास हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 4 द्वीप इसके पास हैं। ठीक, इसी ने जो है 1944 के करीब जो है इसी पे हमला किया गया था। 44-45 में इसी के ऊपर जो है 45 में इसी के ऊपर परमाणु बम पटका गया था। ठीक है, लिटिल मैन, लिटिल और फैटमैन नाम का, लिटिल और फैटमैन नाम का इसी पे पटका गया था। ठीक है, 6 तारीख और 9 तारीख को। ठीक है, 6 और 9 तारीख को लिटिल और फैटमैन नाम का परमाणु बम इस पे पटका गया था। तभी से यहाँ पे बहुत से लोग जो है
हाथ वगैरह पैर वगैरह से मतलब विकलांग के लोग पैदा होते हैं, ठीक है। लेकिन जापान ने एक कारनामा कर दिया है, चंद्रमा पे जाके वो जो हमारे यहाँ के ऑर्बिट वगैरह गए थे उनसे कुछ कनेक्शन अपना भिड़ा दिया है, ठीक है। समझा ना जी, जापान बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाता है, ठीक है। आगे आइए, ठीक। ये जो शिकोकू होन्शु दिख रहे हैं, इसके द्वीपों का ये नाम है, ठीक है। समझाया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि कल्याणकारी, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी भारत का जो संविधान है, हमारे भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है। यानी हमारा ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो हमारे यहाँ के लोगों को कल्याण के बारे में बात करता है, यानी हमारे यहाँ के लोग की कल्याण करने की बात करता है, यानी हमारे यहाँ के लोगों को उनको प्रोत्साहित करने की बात करता है। किस आर्टिकल के तहत? वो आता है आपका आर्टिकल 39। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39, ठीक है। आर्टिकल 39 के तहत आपको जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मिलती है। किसकी? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ठीक है। समझ में आया? किसमें है? आर्टिकल 39 में है, ठीक है। अब इसी में जो है महिलाओं को प्रसूति सहायता मिलती है, प्रसूति सहायता, ठीक है। इन लोगों को ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिलीफ मिलता है। जैसे सब लोग नहीं देते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिलीफ मिलता है आर्टिकल 39 के तहत ही। देखिए हमारे यहाँ एक भाग है, भाग 4, ठीक है। भाग 4 जो है आपका 36 से लेके 51 तक, ठीक। ये आता है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, ठीक है। और एक है भाग 3, ठीक है। एक है भाग 3 जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, जिसे हम लोग मूल अधिकार कहते हैं, ठीक है। ये जो फंडामेंटल राइट्स है, इसे जो हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम लोग डायरेक्ट इस मामले को लेके जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में इसके मामले को डायरेक्ट लेके जा सकते हैं। जबकि ये जो बात है, ये वाला बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कभी नहीं ले जाया जा सकता है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा इसे जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है, जबकि इसे जो है जबरदस्ती लागू कराया जा सकता है, मूल अधिकार को जबरदस्ती लागू कराया जा सकता है। जबकि भाग 4 को जो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है, इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट द्वारा जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है। तो जब जबरदस्ती लागू नहीं कराया जा सकता है तो 36 से 51 के बीच ही आता है 39, आर्टिकल 39 या आर्टिकल 39 आता है इसी के बीच। यानी हमारी भारत सरकार जो है अभी आज तक कभी नहीं कही कि हम महिलाओं को जो है 2 दिन का मेडिकल मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए रिलीफ देंगे, ठीक है, कभी नहीं कही है, ठीक। जबकि कई राज्य हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव बहुत पहले जो उन्होंने महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल की रिलीफ दी थी, अभी जो एसबीआई कुछ दिनों के लिए दिया है। ऐसे से कई राज्य हैं जो इसकी शुरुआत कर रहे हैं। दक्षिण भारत वाले केरला वगैरह तो कर ही दिए बहुत पहले, ठीक है। तो इसमें जो है आर्टिकल 39 जो है कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ठीक है। आप देखिए ये आपको दिख रहा होगा 39 का, ठीक है। 39 का दिख रहा है। 39 का जो आपको दिख रहा है, इसमें चर्चा है निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता का मतलब ये जितने भी आपके पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, जितने भी आपके लिए पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं, ये आपका निःशुल्क सहायता करेंगे। ये करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग बात है, आपके लिए बनाए गए हैं ना, आपके लिए बनाए गए हैं ना। आज तक एक चीज ध्यान रखिएगा, आज भी हमारे यहाँ के जो पुलिस वाले लोग हैं, ये बुरा मानेंगे लोग, लेकिन ये लोग गरीबों को ही सताते हैं। रियलिटी यही है, ये लोग भी गरीबों को ही सताने पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये लोग जानते अच्छी तरह, ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता रहता है, पता रहता है, लेकिन क्या करें, ये भी किसी पावर के नीचे दबे रहते हैं, ठीक है। तो इनको भी गरीबों को सताने में मजा आता है। एक चीज ध्यान रखिए, आज आप किसी के बुरे वक्त पे आप हंसिएगा मत, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, किसी के बुरे वक्त का कभी मजाक मत बनाइएगा, बुरा वक्त बदलता जरूर है, ठीक है। समझ रहे हैं ना, किसी के बुरे वक्त का
मजाक मत बनाइएगा कभी। वक्त है, बदलता जरूर है, और जब बदलता है तो आप सोच लीजिए कि वो आपको भी बदल सकता है। समझ में आ रहा है चीज ना? तो किसी के बुरे वक्त का मजा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना? तो जो लोग मजे लेते हैं उनको सजा भी मिलता है, ठीक। तो आर्टिकल जो 39 क है, ठीक है, आर्टिकल 39 जो क है, यह निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है, ठीक है। अब वही पुलिस वाले निःशुल्क विधिक सहायता न करें तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन फंस गए कभी, अब कोर्ट में चले गए तो मामला जाएगा बहुत लंबा, ठीक है। तो आर्टिकल 39 का कहता है निःशुल्क विधिक सहायता हम देंगे। आर्टिकल 39 कहता है कि हम महिलाओं को प्रसूति सहायता देंगे, अगर वो प्रेगनेंसी में है तो हम उसको जो है 6 महीने के बाद उसको हम छोड़ देंगे, आप जो है तुम जाओ घर पे रहो। उसके बाद अगर बच्चा हो जाएगा, जैसे 9 महीने में बच्चे होते हैं, तो 6 महीने अगर प्रेग्नेंट है महिला तो 3 महीने जाके घर पे रहेगी, उसके बाद अगले 3 महीने तक घर तक रहेगी, यानी 6 महीने का उसको हम रिलीफ देंगे, जब तक उसका बच्चा स्वस्थ न हो जाए, वो महिला सही स्वस्थ न हो जाए, अपने शरीर से काम करने लायक न हो जाए, तब तक हम उसको रिलीफ देते रहेंगे। ये हमारी सरकार करती है, ठीक है। हमारी सरकार इसी में अच्छी है, बस इतना ही करती है, ठीक है। ये आर्टिकल 40 जो है, ये इसमें चर्चा है पंचायत की। किसकी चर्चा है? पंचायत की चर्चा है, ठीक है। खैर 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जो है इसको जो है हमारे देश में लागू कर दिया गया, ठीक है। अब इसके तहत जो है आर्टिकल 9 क जोड़ा गया, 9 क, जबकि 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा आर्टिकल भाग 9 क भाग 9 ख जोड़ा गया, ठीक है, ठीक। तो ये है आपका पंचायत आर्टिकल 40 में। अब सोचिए अगर आर्टिकल 40 में है और वो है डीपीएसपी के अंतर्गत है, ठीक है, डीपीएसपी के अंतर्गत है, तो वो तो जबरदस्ती लागू नहीं करा जा सकता, ठीक है। तो इसमें संशोधन करके ये यहाँ पे लाया गया 9 क और 9 ख में, ठीक है। ये जो आर्टिकल 38 है, ये बात करता है सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की। किसकी? सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय की, यानी सामाजिक, सामाजिक, आर्थिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की। किसकी किसकी बात करता है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की बात करता है। जब कभी आपसे पूछे कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो आप क्या बताएंगे? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की बात की गई है। किसकी बात की गई है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय की। इसकी चर्चा सिर्फ यही नहीं है, इसकी चर्चा हमारे और अन्य संविधान में भी है, मतलब प्रस्तावना में भी इसकी चर्चा है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो आपसे पूछे कि हमारे यहाँ के राज्य की नीति निर्देशक तत्व या प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार की। कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? तो 5 प्रकार की। विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कर रहा है? मौलिक अधिकार का विचार किस देश से लिया गया है? ठीक है, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारे भाग 3 में है, ठीक है, जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, फंडामेंटल, ठीक है, राइट्स, FR, फंडामेंटल राइट्स। ये इसकी चर्चा है 12 से 35 तक, ठीक ठीक है। कहां से कहां तक है? आर्टिकल 12 से 35 तक इसकी चर्चा है, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक चर्चा है। अगर इसका कोई उल्लंघन कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आपने अभी देखा होगा इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, किस पे? RTI के तहत, जिसकी चर्चा आर्टिकल 19(1) के क में है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसकी चर्चा 19(1) के क में है। अभी जो है ये जो है उल्लंघन कर रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वहां तक रद्द कर दिया जहां तक ये लागू होता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे वहां तक रद्द कर दिया जहां तक ये लागू होता है, ठीक है। तो मूल अधिकार जो है ये बोल रहा है कि कहां से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका USA से। कहां से लिया गया है? USA से। इसे हम लोग कहते हैं अमेरिका, ठीक है। USA से हमने मूल अधिकार को लिया है, ठीक है। हमने प्रस्तावना कहां से लिया है? अमेरिका से ही लिया है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा कहां से लिए है हम लोग? प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। हमने महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया है? महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहां से लिया है?
ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से ही लिया है, ठीक है। हमने महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। हमने उपराष्ट्रपति कहाँ से लिया है? यूएसए से ही लिया है, ठीक है। कहाँ से लिया है उपराष्ट्रपति का पद? हमने यूएसए से ही लिया है, ठीक है। इंग्लैंड से हमने क्या लिया है? इंग्लैंड से हमने संसद लिया है, ठीक है। नागरिकता संबंधी प्रावधान, नागरिकता संबंधी प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? इंग्लैंड से लिया है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन, संविधान संशोधन हमने यहीं से लिया है, ठीक है। इतना बड़ा जो है संशोधन हमने यहीं से लिया है। ऑस्ट्रेलिया भी बता दिए। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा हमने कहाँ से लिया है जो है? तो हमने लिया है आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है। अब देखिए, विश्व हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 10 जनवरी को, ठीक है। 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि भारत का राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग मनाते हैं 14 सितंबर को, ठीक है। 14 सितंबर को, ठीक है। हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। हम लोग इसलिए मनाते हैं 14 सितंबर 1946 को, 14 सितंबर 1946 को हमारे देश में राज हिंदी जो है, हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में, हिंदी राजभाषा के रूप में अपनाई गई थी, ठीक है। हिंदी को हमने राजभाषा के रूप में अपनाया था, ठीक है। कितने? 14 सितंबर 1946 को हम लोगों ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मुंशी आयंगर फार्मूले के तहत हमने 14 सितंबर को इसको जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया। इसी दिन से हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। और ये जो है राजभाषा जो है ये पेपर वर्क है, ठीक है। पेपर वर्क यानी कागजी कार्यवाही के लिए हम लोग राजभाषा का प्रयोग करते हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हमारे भारत में राजभाषा है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, ठीक है। तो 10 जनवरी को हम लोग 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। 12 जनवरी को हम लोग युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पे हम लोग 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ठीक है। ये 12 सितंबर का हमने इसी तरह लिख दिया। 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? ये जो है मुंशी आयंगर फार्मूले के तहत हिंदी राजभाषा जब अपनाया गया तो हम लोग जो है हिंदी दिवस मनाते हैं। किस तारीख को? 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कह रहा है कि जल द्वारा तीन तरफ से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? ठीक है। यानी पृथ्वी का वह भूभाग जो जल से तीन तरफ से घिरा हो, यानी भारत का ये जो वाला भाग है, इधर पूरा पानी से, इधर पूरा पानी से, इधर पूरा पानी से घिरा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप इसे हम लोग कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित वह भूभाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हो, हम लोग उसे कहते हैं प्रायद्वीप। पृथ्वी पर स्थित वह छोटा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी पर स्थित वह छोटा भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, उसे हम लोग द्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर स्थित वह बड़ा भूभाग, ठीक है, वह बड़ा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, ठीक है, वह बड़ा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, ठीक, जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, उसे हम लोग कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं महाद्वीप, ठीक है। जो तीन तरफ से घिरा उसे प्रायद्वीप, जो चारों तरफ से बहुत बड़ा भूभाग स्थित हो उसे महाद्वीप, जो छोटा घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं, ठीक है। अगर कहीं पानी जो है ऐसी इस तरफ जो है पानी तीन तरफ से भूभाग से घिरा है तो उसे हम लोग कहते हैं खाड़ी, ठीक है। अगर जो पानी है वह तीन तरफ से भूभाग से घिरा है तो हम लोग उसे खाड़ी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
आइए अगला क्या कर रहा है, जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ की संसद का नाम तो संसद ही है। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग इसे पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पार्लियामेंट के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, संसद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जर्मनी की संसद को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो जर्मनी की संसद है उसे हम लोग बुंडस्टैंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बुंडस्टैंड के नाम से जानते हैं। जर्मनी की संसद का नाम क्या है, बुंडस्टैंड। ये अफगानिस्तान 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 की संसद का नाम शोरा है। ठीक है, और डायट जो है जापान की संसद का नाम है। ठीक है, पाकिस्तान के संसद का नाम नेशनल असेंबली है। क्या है, नेशनल असेंबली है। ठीक है, क्या नाम है, नेशनल असेंबली है। नेपाल के संसद का नाम पंचायत है, राष्ट्रीय पंचायत है। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत है। ठीक है, इसी तरह कर करके सभी देशों के संसदों का नाम दिया जाता है। आप लोग जो है उसको लर्न कर लिया करिए। ठीक है, तो जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं, तो बुंडस्टैंड, जर्मनी के संसद को कहते हैं बुंडस्टैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, क्या खेल दिवस, ये जो 16 क्वेश्चन का नंबर है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, एक चीज अभी चर्चा में था, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल क्या है। ठीक है, तो आरटीआई दायर की गई थी, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में बनी थी। ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई दायर किया गया था और पूछा गया था, तो युवा एवं खेल मंत्रालय ने जवाब दिया था कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। ठीक है, हमारे देश का कोई भी खेल राष्ट्रीय खेल नहीं है। खैर, हम लोग अपने यहाँ के राष्ट्रीय खेल हॉकी को मानते हैं। ठीक है, हॉकी को हम लोग राष्ट्रीय खेल का दर्जा देते हैं। ठीक है, उसी में हम लोग जो हॉकी है, हॉकी में खिलाड़ी हुए मेजर ध्यानचंद सिंह। ठीक है, मेजर ध्यानचंद सिंह, इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 29 अगस्त 1905 को हुआ था मेजर ध्यानचंद सिंह का। यही जो हॉकी खेलते थे, इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, तो 29 तारीख को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। ठीक है, क्या मनाया जाता है 29 तारीख को, खेल दिवस मनाया जाता है। समझ में आया, 29 तारीख को क्या मनाया जाता है, खेल दिवस। ठीक है, 29 तारीख को खेल दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हम अपने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किए थे। अंगीकृत का मतलब हमारे अंग के ऊपर, अधिनियमित मतलब इसका जितने भी अधिनियम होगा, ठीक है, आत्मार्पित करूंगा, हम अपनी आत्मा से इसको लागू करवाएंगे। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान हम पे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ था। 15 अगस्त को हम लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम लोग इसी दिन अंग्रेजों से स्वतंत्र हो गए थे। 14 सितंबर को अभी बताए हैं, हिंदी दिवस था, हिंदी दिवस भारतीय का। ठीक है, समझ आया। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है, 29 अगस्त को। ठीक है, अब देखिए, खेल में सबसे जो उच्च श्रेणी का पुरस्कार है वो ध्यानचंद पुरस्कार है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ये जो बदला गया है, ये जो राजीव गांधी खेल पुरस्कार था, भारत का सर्वाधिक उच्च खेल पुरस्कार जो था राजीव गांधी था, इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। तो पहला है आपका टुंड्रा प्रदेश, दूसरा है आर्कटिक प्रदेश, तीसरा है भूमध्य सागरीय, चौथा है भूमध्य रेखीय। ठीक है, किसमें जो है साल भर वर्षा होती है। ठीक है, किस जगह पे साल भर वर्षा होती है, तो ये वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे होती है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है, भूमध्य रेखा। ठीक है, उसके ऊपर से एक रेखा खींची जाती है, कर्क रेखा। उसके नीचे
खींची जाती है मकर रेखा, ये यहाँ से 23.5 डिग्री पे है, यहाँ से ये 23.5 डिग्री पे है। ठीक है, जो आपका सूर्य है, आपका सूर्य यहाँ से लेके यहाँ तक ही रहता है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सूर्य रहता है। ठीक है, ये जो सूर्य है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक रहता है, यानी कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच ये सूर्य रहता है। ठीक है, तो जब आप पानी गर्म करते हैं, जब आप पानी हीट करते हैं, तो उसमें से भाप बन के उड़ता है कि नहीं? ठीक है, यानी जहां पे पानी नहीं है वहां की जो जमीन गर्म होगी तो वहां जो हवाएं हैं वो ऊपर उठेंगी कि नहीं उठेंगी? यानी जो हमारा सूर्य है यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ तक आता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये इधर बढ़ता है, ठीक है, इधर गर्मी आती जाती है, यानी कहीं ना कहीं इधर की हवाएं भागेंगी, इधर जा रहा है तो हवाएं उधर की भागेंगी नहीं, तो यानी जो वर्षा होती है भूमध्य रेखा पर ही होती है। ठीक है, यहाँ से जाती है तब भी यहाँ वर्षा होती है, आती है तब भी वर्षा होती है। ठीक है, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य जो है हर समय आता जाता है, इसीलिए भूमध्य रेखा पे 5 डिग्री के उसके करीब में हर समय वर्षा होती है। 1 डिग्री में लगभग 111 किलोमीटर बीत जाता है। ठीक है, तो सोचे कि वो 5 डिग्री है, यानी लगभग 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर इस साइड, 500 किलोमीटर इस साइड, यानी लगभग 1000 किलोमीटर के रेंज में हर समय बारिश होती रहती है। ठीक है, हर समय बारिश होती रहती है। समझ में आया? तो कहाँ हर साल हर समय बारिश होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, कहाँ होती है? भूमध्य रेखा पे हर समय बारिश होती है। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कोल्लेरू झील कहाँ है? ठीक है, कोल्लेरू झील कहाँ है? ठीक है, अब झील है, झील भी कई प्रकार की है। ठीक है, क्रेटर झील होती है, लैगून झील होती है। ठीक है, क्रेटर झील वो होती है जो किसी उल्कापिंड द्वारा, यानी उल्कापिंड पृथ्वी पे गिरा हो, ठीक, उल्कापिंड गिरा हो और उससे जो गड्ढा हो गया है तो वो होता है क्रेटर झील। ठीक है, क्रेटर झील जिसे हम जो महाराष्ट्र में है उसे हम लोग लोनार झील के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र में वो झील है उसे हम लोग लोनार झील के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ और झीलें हैं। ठीक है, समझा रहा है? तो ये कह रहा है कि कोल्लेरू झील कहाँ है? तो कोल्लेरू झील आपका है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है आपका कोल्लेरू झील, जबकि उड़ीसा में है आपकी चिल्का। ठीक है, चिल्का झील जो है आपके उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश में आपकी है कोल्लेरू और पुलिकट। ठीक है, पुलिकट तो खैर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे है, जबकि कोल्लेरू जो है आपके पूरे आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है आपका लोनार झील। ठीक है, कौन सी झील है? आपका लोनार झील है। ठीक है, लोनार झील कौन सी है? महाराष्ट्र में, इसे हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। ठीक है, क्रेटर झील हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कोल्लेरू झील कहाँ स्थित है? भारत के किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यहाँ पे तेलंगाना में है हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील कहाँ है? हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। हुसैन सागर झील कहाँ है? तेलंगाना में है। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील है। उड़ीसा में कौन सी झील है? चिल्का झील है। ठीक है, उड़ीसा में कौन सी झील है आपकी? चिल्का झील है। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्री यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? ठीक है, किस वर्ष में हमारे भारत के सैनिकों द्वारा जो समुद्री यात्रा थी बिल्कुल अनिवार्य कर दी गई थी? ठीक है, एक समय ऐसा था हमारे यहाँ लोग पानी में पैर नहीं रखते थे, पानी में अपना पैर नहीं रखते थे। ठीक है, उसी में हमारे देश के एक हुए राजा राम मोहन राय, ठीक है, जिन्होंने सती प्रथा का अंत कराया। ठीक, वो पानी में अपना पैर ही नहीं रखना चाहते थे। ठीक, मतलब लोग मानते थे कि पानी में पैर रखने से हम लोग जो है अवनति को प्राप्त होंगे। ठीक है, तो वही जो थे पहले यात्री थे जो समुद्री यात्रा किए थे, भारत के पहले व्यक्ति थे जो वो समुद्री यात्री बने थे। ठीक है, तो ये जो था ये कब बना था? किस वर्ष? 1856 ईस्वी में। कब बना था ये? 1856 ईस्वी में बना था कि अब हर जो सैनिक भारतीय है
वह जाएगा समुद्री रास्ते से विदेशों में भी सेवा करने के लिए। ठीक है, खैर 1857 की तब तक तो क्रांति ही घट गई। ठीक है, 1856 में मामला लाए, तब तक 1857 में क्रांति घड़ी। खैर उस क्रांति को तो उन सबों ने दबा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? ठीक है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या है? ठीक है, क्या माना जाता है सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आधार सिद्धांत क्या माना जाता है जैन धर्म का? ठीक है, अब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, अलग अलग सबका धर्म है। ठीक है, तो कोई कहता है अपने कर्म को मानिए। ठीक है, कोई कहता है अहिंसा मत करिए, कोई कहता है निष्ठा बनाए रखिए। ठीक है, अब किसकी कौन माने? ठीक है, तो अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या था? ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आधार जो है आधारभूत सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म वाले कहते भैया हम तो कर्म को मानेंगे। ठीक है, हम कर्म को मानेंगे। ठीक है, तो उनका मूलभूत आधार जो है महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या था? उनका कर्म था। ठीक है, क्या था? कर्म था। ठीक है, समझ में आया? जितने क्वेश्चन हम बताएं आपको समझ आया? इनका मूलभूत आधार क्या था? सिद्धांत क्या था? वो कर्म था। ठीक है, तो आपको जो है ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये समझ में आएगा पूरा टोटल क्वेश्चन। ठीक, कितने क्वेश्चन जो है हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब जो है मिलेंगे अगले प्रैक्टिस के साथ। ये पहला दिन था थोड़ा, ठीक है, लेकिन कोई डर नहीं है, हम बता ले जा रहे हैं आपको। पहला दिन था थोड़ा, तो हम सोचें कि थोड़ा स्टार्ट होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम सब कुछ बता लिए, बताते भी जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जैसे सीख रहे हैं आपको बताते अच्छे से जा रहे हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, हमारा साथ दिया करिए थोड़ा सा, ये पता नहीं लाइक सब्सक्राइब क्या होता है उसको कर दिया करिए। ठीक है, हमारा भी मनोबल थोड़ा ऊंचा रहेगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।